नमस्कार, मेरा नाम सुहेल है और मेरे साथ हैं सैयद मुर्तज़ा। नेतन्याहू घिर चुके हैं। नेतन्याहू को हमास ने नहीं घेरा है, नेतन्याहू को ईरान ने भी नहीं घेरा है, लेकिन नेतन्याहू को 10 लाख लोगों ने घेर लिया है। जी हाँ, इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू को 10 लाख लोगों ने घेर लिया है और ये घेराव ऐसा है जिससे नेतन्याहू का बचना बहुत मुश्किल लग रहा है। वो ईरान के जाल से बच गए, वो हमास की चाल से बच गए, लेकिन 10 लाख लोगों के इस घेराव से नेतन्याहू का बचना बहुत मुश्किल है। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इजराइल में पिछले 2-4 दिनों में जो कुछ हुआ है उसने बहुत सारी चीज़ों को साफ कर दिया है। बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे सामने आए हैं जिससे लग रहा है कि अब ये जंग जो है वो एक नई तरफ चल पड़ी है और इस जंग का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, जो जंग का मेन हिस्सा है, वो गाज़ा है। लेकिन अब गाज़ा से निकलकर ये जंग इजराइल में भी फैलती जा रही है। इजराइल में जो आग लग रही है वो बड़ी अजीब सी आग है। देखिए सुहेल, पिछले 2 दिन में इजराइल में इतना बड़ा जो वहाँ पर प्रदर्शन हुआ है वो पिछले 1.5 साल में नहीं देखा गया है। इस युद्ध को करीब 700 दिन होने वाले हैं और इस दौरान इजराइल में लगातार प्रदर्शन होते रहे हैं कि जो बंधकों को रिहा किया जाए और हमास से डील की जाए और नेतन्याहू जो है कोई बीच का रास्ता निकालें। लेकिन जो अब प्रदर्शन हुआ है उसमें 10 लाख लोगों ने प्रदर्शन किया है और ये प्रदर्शन ना सिर्फ तेल अवीव में हुआ है, यरूशलेम में हुआ है, हाइफा में हुआ है, बीर शेबा में हुआ है। तो तमाम जो बड़े शहर हैं इजराइल के, वहाँ पर हज़ारों लाखों लोग जमा हुए हैं और तेल अवीव में जो लोग जमा हुए हैं वो तो बताया जा रहा है कि जो तादाद है वो 5 लाख से ज़्यादा थी। अब वो इलाका जो डाउनटाउन तेल अवीव कहा जाता है, जहां पर ईरान ने मिसाइल अटैक किया था, उस जगह पे वो लोग जमा हुए और उन्होंने नेतन्याहू के खिलाफ प्रदर्शन किया। और ये बैनर भी थे, ऐसे बैनर थे कि भी ट्रंप आइए और हमें बीबी से बचाइए। अब बीबी जो है वो वहाँ पर बेंयामिन नेतन्याहू जो है उनको कहा जाता है और उनकी जो नीति रही है अभी तक हमास को लेकर, गाज़ा को लेकर, वो ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा बमबारी की जाए और हमास को किसी भी कीमत पर वापस उठने ना दिया जाए, चाहे इसमें जो कोलैटरल डैमेज है उसको भी नज़रअंदाज कर रहे हैं वो। देखिए, जो प्रदर्शन तेज हुए हैं पिछले 2-4 दिनों के अंदर, इसकी एक बहुत बड़ी वजह है। इसकी बड़ी वजह है नेतन्याहू का गाज़ा प्लान। असल में नेतन्याहू ने एक नया प्लान सामने रखा है जिसके मुताबिक वो पूरे गाज़ा पर कब्जा करना चाहते हैं। अब तक 75% एरिया ऐसा है जहां पर इजराइल का कब्जा है। गाज़ा एक छोटा सा एंक्लेव है, उसमें से 75% जो है वो इजराइल की फौज के पास है। 25% ऐसा एरिया है जिसमें गाज़ा के करीबन 20 लाख बाशिंदे जो हैं वो एक तरह से कैद हैं। वो भूख से तड़प रहे हैं, उनके पास पीने को पानी नहीं है, हेल्थ फैसिलिटीज़ पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी हैं। मतलब जिंदा होते हुए भी वो रोज़ एक मौत से स्ट्रगल जो है वो जारी है। और अब जो ये प्लान पेश किया है नेतन्याहू ने, ये एक तरह से समझ लीजिए कि डेथ वारंट है। जो 20 लाख लोग हैं उनका डेथ वारंट साइन करना है, क्योंकि अगर उस 25% जो बचा हुआ एरिया उस पर कब्जा करने की कोशिश होती है तो जाहिर है वो जो लोग हैं, वो 20 लाख लोग, वो कहाँ जाएंगे। और उन 20 लाख लोगों की किस्मत के साथ ही जुड़े हुए हैं उन 20 लोगों की किस्मत, वो 20 इजरायली जो अभी तक हमास के कब्जे में हैं। इजराइल की पूरी कोशिश के बावजूद, इजराइल की सारी ताकत झोंक देने के बावजूद, वो 20 लोग अभी भी हमास के कब्जे में हैं। और हमास ने पिछले कुछ दिनों में वीडियो जारी किए और वो वीडियो दहलाने वाले थे। बिल्कुल, 3 जो बंधक हैं उनके वीडियो आए हैं और उनकी सेहत जो है बहुत ज़्यादा ख़राब दिखाई गई है। और ये वीडियो एक तरह से प्रोपेगेंडा का हिस्सा ही है, जिसमें हमास ने वीडियो तब जारी किए जब गाज़ा के चारों तरफ ब्लॉकेड लगा दिया गया और राहत सामग्री, जो खाने पीने का सामान था, वो आने से बंद कर दिया गया। अब जब इन लोग की जो वीडियो आए तब उसे देखकर इजराइल में गुस्सा भड़का है लोगों का और वो चाहते हैं कि नेतन्याहू किसी भी तरह डील करें और ये युद्ध बंद हो। अब इस युद्ध को बंद करने के लिए कोशिश जो है वो मिस्र में शुरू हो चुकी है। कतर के प्रधानमंत्री जो हैं वहाँ पर उसका दौरा कर रहे हैं और वहाँ पर बताया जा रहा है कि 60 दिन के युद्ध विराम की बात चल रही है और 60 दिन के युद्ध विराम के बाद इस जंग को पूरी तरह ख़त्म करने की बात है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी जो अड़चन है वो दोनों की तरफ की शर्तें हैं। अब नेतन्याहू चाहते हैं कि एक बार में सभी जितने बंधक हैं सबको रिहा किया जाए, जिसमें 22 लोग जो हैं कहा जा रहा है कि अब भी जिंदा हैं और हमास के कब्जे में हैं।
जबकि जो हमास जो है उसने कहा है कि हम 2 बार में इनको रिहा करेंगे। अब ये ऐसी सी शर्तें हैं, इसमें यह है कि जो हमास जो है वो गारंटी चाहता है एक तरह से कि भी आगे जो है वो हमले बंद हो जाएं और ये युद्ध एकदम से ख़त्म हो जाए। लेकिन इसमें नेतन्याहू को जो सबसे बड़ा गोल जो है, अगर वो पूरा नहीं होता है तो वो पिछले 1.5 साल की जो जंग है वो एक तरह से बेमानी मानी जाएगी। वो ये कि हमास का पूरी तरह खात्मा जो अभी तक वो नहीं कर पाए हैं। देखिए, सारी ताकत झोंकने के बावजूद, इतनी ज़्यादा फोर्स लगाने के बावजूद हमास का अंत अभी तक नहीं हुआ है। और ये पता चलता है जो हमास के कोऑर्डिनेटेड अटैक्स हैं, अब आप समझिए इतनी ज़्यादा बमबारी और इतनी ज़्यादा ताकत झोंक देने के बावजूद हमास के जो कोऑर्डिनेटेड अटैक्स हैं इजरायली फोर्सेस पे, वो लगातार जारी हैं। टैंक्स पे, आर्मर्ड व्हीकल्स पे बम लगाए जा रहे हैं, उनको एम्बुश किया जा रहा है, फौजियों को पकड़ने की कोशिश की जा रही है, इजरायली सोल्जर्स को पकड़ने की, उनको किडनैप करने की कोशिश हमास की तरफ से हो रही है। तो इससे पता चलता है कि हमास का जो कमांड स्ट्रक्चर है वो बाकी है, और कमांड स्ट्रक्चर बाकी है तो ये दर्शाता है कि भले उनके, जैसा कि इजराइल दावा करता है कि करीबन 60-70% हमास के जो लड़ाके हैं वो मार दिए गए हैं, लेकिन रेप्लेनिश भी हो रहा है, मतलब जो ख़त्म हो रहे हैं उनको रिप्लेस करने के लिए लोग खड़े हो रहे हैं। और इसी रिप्लेसमेंट की वजह से हमास को कंट्रोल इजराइल अभी तक नहीं कर पाया है, और इसी वजह से ये गाज़ा प्लान नेतन्याहू एक्टिवेट करना चाहते हैं, जिससे वो हमास को पूरी तरह से ख़त्म कर देना चाहते हैं। लेकिन इसके अंदर 2 बड़ी प्रॉब्लम्स हैं। एक हमने डिस्कस कर लिया कि डोमेस्टिक प्रॉब्लम है। लोग ये मानते हैं कि अगर हमास पे और प्रेशर बनाया तो जो हॉस्टेजेस हैं, जो बंधक हैं, उनकी ज़िंदगी ख़तरे में पड़ जाएगी। और अगर इतना ज़्यादा प्रेशर बना और इजरायली फोर्सेस और अंदर तक घुसी या पूरे गाज़ा पर कब्जा करने की कोशिश की, तो जो हॉस्टेजेस हैं, बंधक हैं, वो मार दिए जाएंगे। और दूसरा जो सबसे बड़ा प्रेशर है वो इंटरनेशनल प्रेशर है। इजराइल पे इंटरनेशनल प्रेशर जो है बढ़ता जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया हो, न्यूजीलैंड हो, फ्रांस हो, सभी ने कहा है कि हम फिलिस्तीन को मान्यता दे देंगे अगर ये जंग नहीं रुकी। देखिए, मेरे ख्याल से जो इंटरनेशनल प्रेशर है वो अभी तक इजराइल के ख़िलाफ़ काम नहीं आया है, क्योंकि एक बहुत बड़ी इम्यूनिटी है नेतन्याहू के लिए, वो है अमेरिका। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो चाहे युद्ध रोकने की बात करते हैं, लेकिन उन्होंने जो बाइडेन के बाद जब वो आए तो लग रहा था कि शायद कुछ बड़ा फैसला होगा और ये युद्ध जो है वो बंद हो जाएगा, इजराइल की बमबारी बंद हो जाएगी, लेकिन वो अब भी जारी है। और नेतन्याहू को रोकने का जो लग रहा था कि वो रुक जाएंगे, वो कोशिश पूरी तरह नाकाम रही है। उनके लिए सबसे बड़ा जो मोर्चा है वो इजराइल के अंदर है। हमने बात की सुहेल अभी की, जैसे पब्लिक वहाँ पे कितने गुस्से में है, लेकिन अब वहाँ की जो मिलिट्री है उसको लेकर भी इस तरह की खबरें हैं कि नेतन्याहू और वहाँ के जो सेनाध्यक्ष हैं लेफ्टिनेंट जनरल याल ज़मीर, वो आमने सामने हैं। याल ज़मीर ने कहा है कि गाज़ा का जो प्लान है आपका, कि भाई आप 100% कब्जा करना चाहते हैं, ये बहुत ही ख़तरे से भरा हुआ है, क्योंकि इसमें कोलैटरल डैमेज की बहुत बड़ी संभावना है। वो जो बंधक है वो ही मारे जाएंगे, और साथ में जो इजराइल की सेना जो है वो बहुत ज़्यादा थकी हुई है, और अगर उन पे हमला होता है तो एक तरह से ये इजराइल की सेना के लिए ट्रैप में फंसने जैसा हो जाएगा। और ग्राउंड मैन्यूवर्स जो होते हैं ना वो बहुत मुश्किल होते हैं, और ख़ास तौर से जब आप एक डेंसली पॉपुलेटेड एरिया में जाते हैं, एक ऐसी जगह जहां बहुत भीड़ भाड़ है, अर्बन वॉरफेयर जिसे कहा जाता है, गोरिल्ला टैक्टिक्स आपका दुश्मन अपना रहा है, तो ऐसे में ग्राउंड मैन्यूवर्स बहुत मुश्किल हो जाते हैं जो इजरायली फोर्सेस के लिए इस वक्त होंगे। क्योंकि जैसे जैसे आप उस पॉपुलेशन के बीच में घुसेंगे वैसे वैसे आपके ऊपर खतरा बढ़ता चला जाएगा। और यही वजह है कि याल ज़मीर बार बार नेतन्याहू को ये चेताने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई जहां तक हम पहुंच चुके हैं वो काफ़ी है, अब आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जितना हम आगे बढ़ेंगे हम अपने आप को वर्नेबल बनाएंगे, हम अपने आप को मुश्किल में डालेंगे। और वो इजरायली फ़ौज के जो एक आदमी मरता है उसका कॉस्ट बहुत ज़्यादा होता है, किसी भी फ़ौजी की मौत बहुत ज़्यादा होती है, इजराइल के लिए और भी ज़्यादा है, क्योंकि एक तो पॉपुलेशन बेस कम है, दूसरा आप बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग दे रहे हैं, और तीसरा जब आप हमास जैसे एक गोरिल्ला ग्रुप के हाथों आप मारे जाते हैं तो वो एक लॉस बहुत बड़ा होता है और फेस सेविंग करना मुश्किल हो जाता है। देखिए, ट्रेनिंग वाली बात तो आपने सही कही है, लेकिन यहाँ पर बात है कि रिजर्व फोर्स के लिए इजराइल को सैनिक नहीं मिल रहे हैं, और वहाँ पर सेना में भर्ती को लेकर भी कई सारी बंदिशें हैं और चुनौतियाँ हैं। तो नेतन्याहू के सामने वो भी एक बहुत बड़ा हम कहें कि एक
रुकावट है कि भाई वो कैसे सेना के अंदर उस तरह से जज्बा पैदा करें लड़ने का जिस तरह का जज्बा शुरुआत में था। हमने देखा है कि शुरुआत में नेतन्याहू ने या इजराइल ने जिस तरह के ऑपरेशन किए हैं उसे बड़ी कामयाबी मिली, लेकिन अब जब 700 दिन इस युद्ध को होने जा रहे हैं तो इजराइल को किसी बड़ी एकदम के मैक्रो लेवल पे कोई बड़ी कामयाबी नहीं मिल रही है। लोग जरूर मर रहे हैं, हमास के लड़ाके भी मर रहे हैं, सुरंगें भी तबाह हो रही हैं, लेकिन जो इजरायली सेना की जो कैजुअलिटीज़ हैं वो ही बढ़ रही हैं। अब इसमें देखिए कि जो घरेलू स्तर पे जो मोर्चा खुला हुआ है नेतन्याहू के खिलाफ, उसमें एक बड़ी चीज़ हमने देखी है कि पिछले 2 दिन के अंदर जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं उनके साथ उनके बीच में वहाँ के पूर्व रक्षा मंत्री योआव गैलेंट जो हैं वो भी पहुँचे और इजराइल के राष्ट्रपति जो आइजैक हेrzog वो भी वहां पहुंचे। तो अब ये देखिए कि उन लोगों के बीच में अगर ये लोग पहुंच रहे हैं तो नेतन्याहू अभी तक वहां पे नहीं गए हैं और लोग उनसे डिमांड कर रहे हैं डायरेक्ट कि आप युद्ध बंद कीजिए, और अगर आप युद्ध बंद नहीं करेंगे तो हमारे जो बंधक हैं वो मारे जाएंगे। उनके परिवार वाले ऐसे बोल रहे हैं, लेकिन नेतन्याहू ने इसका जवाब दिया है कि जो लोग इस वक्त युद्ध बंद करने की मांग कर रहे हैं वो हमास के एजेंडे पे काम कर रहे हैं, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो हमास जो है वो 7 अक्टूबर जैसा हमला दोबारा कर सकता है। तो जैसे मुर्तज़ा ने बताया कि फॉर्मर पीएम, फॉर्मर मिनिस्टर्स, फॉर्मर प्रेसिडेंट जो हैं वो सपोर्ट में निकल कर आ रहे हैं उन लोगों की जो चाहते हैं कि लड़ाई बंद हो, हॉस्टेजेस को जल्द से जल्द छुड़ा लिया जाए। अब यहाँ पर एक बड़ी चीज़ ये है कि ट्रंप जो हैं वो एब्सेंट नज़र आ रहे हैं। देखिए सपोर्ट तो पूरा है अमेरिका का, लेकिन जिस तरह से खुलकर ट्रंप नज़र आ रहे थे नेतन्याहू के साथ वो नज़र नहीं आ रहे हैं। और दूसरी बड़ी चीज़ ये है कि ट्रंप ने जो प्लान अपना बताया था कि हम गाज़ा की सारी पॉपुलेशन को बाहर शिफ्ट कर देंगे और इसे एक बहुत खूबसूरत एनक्लेव बना देंगे जहां पर लोग घूमने आया करेंगे, कोशिश पर्दे के पीछे ज़रूर चल रही है लगातार कि किसी तरह से ये पॉपुलेशन एक्सचेंज का काम किया जा सके। लेकिन जो खबरें निकल कर आ रही हैं वो ये है कि कोई भी देश ऐसा नहीं है जो इस डिस्प्लेसमेंट को लेके तैयार हो। कोई भी देश ऐसा नहीं मिल रहा है, भरे वो अरब देश हों, उसके अलावा अफ्रीका के अंदर भी बहुत सारे देशों को टटोला गया। बहुत सी कोशिश पर्दे के पीछे लगातार की जा रही है कि ये ट्रांसफ़र ऑफ पॉपुलेशन हो सके, गाज़ा के लोगों को किसी और जगह पर ले जाया जा सके, एनक्लेव बना के उनको वहाँ पर छोड़ा जा सके, ताकि गाज़ा जो है वो टोटली फ्री हो जाए और जो वो करना चाहें, जैसे करना चाहें वैसे कर लें। लेकिन अभी जो खबर आ रही है, जैसा आपने बताया कि इजिप्ट के अंदर मीटिंग चल रही है, इजिप्ट के फॉरेन मिनिस्टर ने ये कहा कि इस तरह की बात जो है वो बकवास है, पॉपुलेशन ट्रांसफ़र नहीं हो सकता, कोई भी देश नहीं चाहेगा कि गाज़ा की पॉपुलेशन को अपनी तरफ लिया जाए। तो ये प्लान एक तरह से पूरी तरह नॉन स्टार्टर है, ये प्लान तो शुरू होते ही ख़त्म हो गया है। दूसरा जो प्लान था कि अरब ममालिक को मिलाकर एक पीस कीपिंग फोर्स बनाई जाए, मुझे लगता है उस पर भी कोई काम नहीं हो रहा है। देखिए जो बड़ी चुनौती ये है कि इजराइल के सामने कि उसके बहुत से अरब देश हैं उनके साथ उसके डिप्लोमेटिक संबंध नहीं है। अब अब्राहम अकॉर्ड्स के साथ ये कोशिश की गई, लेकिन जो उसके सबसे करीबी मुल्क जो हैं अरब देश में वो एक जॉर्डन है और एक मिस्र है। तो अब दोनों से दोनों तरफ क्या पॉपुलेशन बांटी जाती है। अब जैसे कह रहे हैं कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है क्योंकि इन्होंने इनकार कर दिया है, और यही वजह है कि जो ग्रेटर इजराइल की बात जो उठ के आई है, ये बात तो खैर इजराइल के अंदर से ही वहाँ के जो नेता हैं, वहाँ के मंत्री हैं, वहाँ की सरकार है, वही चाहती है कि वे ग्रेटर इजराइल बने और जिसमें जो बाकी अरब देश हैं उनका भी बहुत बड़ा हिस्सा होगा। और ये चीज़ इसकी एक तरह से हम कहें शुरुआत जो है हम दक्षिण सीरिया में देख सकते हैं, जहाँ पर इजराइल की सेना जो है वो गोलान हाइट से आगे बढ़ी हुई है। अब यह है कि अगर ग्रेटर इजराइल की बात हो रही है तो उसमें कौन कौन से देश के हिस्से हैं, उसमें मिस्र है, उसमें सीरिया है, उसमें जॉर्डन है, उसमें सऊदी अरब है, उसमें इराक का बड़ा हिस्सा है। तो अब ये देश जो है क्या अपनी टेरिटरी इतनी खुशी से दे देंगे? क्या वो जो इजराइल का सपना है क्या उसमें वो भागीदार बनेंगे? देखिए ये जो अभी हम देख रहे हैं कि इजराइल की तरफ से कैसे ग्रेटर इजराइल की बात की जा रही है, तो सबसे बड़ा अगर जो तनाव होगा वो इजराइल के जो पड़ोसी देश हैं, जो अरब मुल्क हैं, उनके साथ ही उसका तनाव शुरू हो जाएगा। और इजराइल मुझे लगता है कि सऊदी अरब के साथ तो ये कोशिश नहीं करना चाहेगा, क्योंकि उससे अब्राहम अकॉर्ड्स को लेकर सऊदी अरब से उसकी बैकडोर जो हम कहते हैं कि बातचीत काफ़ी चलती रही है, लेकिन गाज़ा एक ऐसे जो युद्ध जो है इसमें एक बड़ी अड़चन बना हुआ है। और सऊदी अरब ने कहा है कि अब्राहम अकॉर्ड जो है उस पर तब तक बात नहीं हो सकती जब तक फ़िलिस्तीन एक स्टेट को कायम न किया जाए।
तो ये अब्राहम कॉट्स का मुद्दा जो है ना, ये भी एक नॉन स्टार्टर बन गया है। इसकी भी मतलब एक बहुत फ़ैन तरीके से उसको बड़ा करके दिखाया गया था कि बस होने वाला है, बहुत सारे मुल्क इंटरेस्टेड हैं और दोस्ती का एक नया चैप्टर शुरू होगा इजराइल और जितने भी अरब मुल्क हैं। लेकिन गाज़ा के बाद से चीज़ें बिल्कुल पलट गई हैं। अब कोई भी अरब मुल्क जो है वो खुल के ये नहीं कह रहा कि हम इजराइल से दोस्ती करना चाहते हैं, इजराइल से रिश्ते सुधारना चाहते हैं। सब कह रहे हैं कि हाँ ऐसा होना चाहिए, लेकिन अब प्री कंडीशन आ गई है और वो प्री कंडीशन क्या है? गाज़ा, फ़िलिस्तीन। और इसी वजह से नेतन्याहू का फोकस जो है वो ये है कि किसी भी तरह से इस प्रॉब्लम को कंप्लीटली इरेडिकेट कर दिया जाए। मतलब अब इसको इतना ख़त्म कर दिया जाए कि कभी दोबारा इस पर बात करने की ज़रूरत ही ना पड़े, क्योंकि ये जितना बड़ा अटैक हो गया और जितनी लंबी जंग खिंच गई है, इजराइल कभी भी लंबी जंग नहीं लड़ना चाहता है। आप पीछे के सारे ट्रैक रिकॉर्ड्स देखिए, जंग जो है वो बहुत छोटे पीरियड की होती है, क्योंकि जितनी लंबी और सस्टेन्ड जंग होती है उतना इजराइल के लिए मुश्किल होता है। जैसे बताया है मुर्तज़ा ने अभी कि रिजर्व फौजी मिलना मुश्किल हो रहा है क्योंकि पॉपुलेशन बेस छोटी है। अब आज की खबर यह है कि इजराइल की जो इकोनॉमी है फर्स्ट क्वार्टर में वो 3.5% गिरी है। तो आप समझ सकते हैं कि इजराइल का लॉस कितना बड़ा हो रहा है। तो इकोनॉमिकल लॉस भी हो रहा है, उसके अलावा पॉलिटिकल लॉस अगर आप देखें तो इंटरनेशनल छवि जो है वो भी लगातार ख़राब हो रही है, क्योंकि लोगों को लग रहा है कि आप एक 20 लाख लोगों को किसी एनक्लेव में बंद करके उनको घेर के भूखा कैसे मार सकते हैं? आपको खाना तो देना ही पड़ेगा ना। हो सकता है वो कॉम्पिटेंट्स हों, हो सकता है उनके अंदर वो लोग हों जो आपसे लड़ रहे हैं, लेकिन तब भी आप खाना देना थोड़ी बंद कर सकते हैं। आप पानी या किसी को आप बेसिक हेल्थ केयर तो नहीं बंद कर सकते। अच्छा, देखिए हमने जो बात की उसमें हमने एक चीज़ इसमें पिछले 1-2 दिन में जो देखी है या हाल के प्रदर्शनों में देखी है कि इजराइल में जो प्रदर्शन हो रहे हैं उसमें पहले हम जो प्लेकार्ड्स देखते थे, जो बैनर्स देखते थे, उसमें बंधकों की वापसी की बात होती थी, उसमें हमास से डील की बात होती थी। और लेकिन अब जो एक नया बदलाव जो देखा गया है, जो बैनर जो तस्वीरें आ रही हैं उन बैनर्स में लिखा गया है कि भाई आप जो हैं गाज़ा में लोगों का खून भी ना बहाइए। मतलब कि वहाँ पर जो 62,000 लोगों की मौत हुई है, इसे लेकर जो इजराइल की पब्लिक के अंदर भी एक आप इसे ये कहिए कि वहाँ पे इस चीज़ को महसूस किया जा रहा है कि गाज़ा में 62,000 लोगों की मौत हुई है और इसे लेकर इजराइल कुछ हासिल नहीं कर पाया है। और देखिए ये आज की दुनिया में, आज के जब हम मॉडर्न वर्ल्ड की बात करते हैं, जब हम एआई की बात करते हैं, चांद पे पहुंचने की बात करते हैं, मतलब आज जितना तरक्की इंसान ने कर ली है वो आज से समय से पहले कभी भी नहीं हुई थी। ये सबसे चरम सीमा है। लेकिन ऐसे वक्त में भी अगर कोई भूखा मरता है, कोई भूख से, छोटे छोटे बच्चे भूख से मर जाते हैं, इसलिए मर जाते हैं क्योंकि उनको खाने को नहीं मिला, या लोग भूख से तड़प के मर जाते हैं, तो इससे बड़ा ह्यूमैनिटी के लिए शायद फेलियर नहीं हो सकता। और शायद यही वजह है कि इंटरनेशनली इजराइल के लिए फेस सेविंग जो है वो मुश्किल होती जा रही है। इजराइल के लोगों को लगने लगा है कि बेंयामिन नेतन्याहू जो कुछ कर रहे हैं वो इजराइल के लिए नहीं कर रहे, अपने पॉलिटिकल करियर को बचाने के लिए कर रहे हैं, अपनी पॉलिटिकल लेगेसी को बड़ा करने के लिए कर रहे हैं, अपने आप को करप्शन चार्जेस से बाहर रखने के लिए कर रहे हैं। और इसी वजह से जो विरोध है वो इजराइल में शुरू हो गया है। ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आप समझिए, क्योंकि अगर इजराइल के लोग ही ये मान लें कि ये जंग जो है वो नाहक हो रही है, तो जाहिर बात है फिर नेतन्याहू के लिए फेस सेविंग कुछ भी नहीं बचेगा। एक बात जो इसमें ऐड करना चाहूँगा वो ये कि इजराइल में एक रिसर्च ग्रुप है, उसने एक सर्वे किया है और उस सर्वे में जो है बहुत ही चौंकाने वाले आंकड़े आए हैं। और उसमें 3 लोगों की जो पॉपुलैरिटी है उस पर बात की गई। एक उसमें इजराइल के सेनाध्यक्ष, दूसरे प्रधानमंत्री और तीसरे वहाँ के रक्षा मंत्री। तो जो वहाँ के सेनाध्यक्ष हैं एयाल ज़मीर, लेफ्टिनेंट जनरल एयाल ज़मीर, उनकी अप्रूवल रेटिंग जो है 50 से 55% है और उसके मुकाबले में नेतन्याहू की अप्रूवल रेटिंग जो है वो 36% है और जो रक्षा मंत्री इजराइल कार्ड्स हैं उनकी अप्रूवल रेटिंग 32% है। मतलब इस वक्त जो है इजराइल के सेनाध्यक्ष जो हैं वो वहाँ के प्रधानमंत्री से ज़्यादा पॉपुलर हो चुके हैं। और अगर इंटरनेशनली करवाएंगे तो मेरे ख्याल से फिर इनकी अप्रूवल रेटिंग बहुत ही नीचे चली जाएगी, क्योंकि इजराइल के बाहर तो इस वक्त
फारिया बन चुके हैं। मतलब कोई भी नहीं चाहता कि नेतन्याहू के साथ किसी भी तरह का ट्रक हो जब तक कि ये चीज़ सॉर्ट आउट ना हो। अब गाज़ा में आगे क्या होगा, लेकिन जो सबसे पॉजिटिव चीज़ है वो ये है कि पिछले कुछ घंटों में जो सबसे अहम खबर आई है वो ये कि पीस टॉक्स इजराइल और हमास के बीच बातचीत को दोबारा शुरू करने के लिए कवायद शुरू हो गई है। इजिप्ट के अंदर कतर के और इजिप्ट के जो ऑफिशियल्स हैं उनमें बातचीत चल रही है कि किस तरह से इजराइल को और हमास को टेबल पर लाया जाए और दोबारा से बातचीत शुरू की जाए ताकि सीज फायर और लड़ाई रोकने का कोई हल निकाला जाए। देखते हैं आने वाले घंटों में, आने वाले कुछ दिनों में गाज़ा में क्या होता है।